स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के सेकेंड वीडियो में हम लेकर आए हैं बोहर्स मॉडल के बारे में बात करेंगे। ये जो मॉडल था वो आपका अगेंस्ट में रदरफोर्ड मॉडल के अगेंस्ट में था। मतलब जो चीज़ें आपके बोहर्स मॉडल में क्लियर नहीं हो, वो रदरफोर्ड मॉडल में क्लियर नहीं हो पाई, उनको किसके द्वारा क्लियर किया गया? उनको आपका बोहर्स मॉडल में क्लियर किया गया। आगे बोहर्स मॉडल था क्या? पहला पॉइंट, बोहर्स मॉडल आपको ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ एक पर्टिकुलर एनर्जी वाले ऑर्बिट में ही क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं, चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं पर्टिकुलर ऑर्बिट में ही। मतलब ऐसा नहीं कहीं भी इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब एक पर्टिकुलर प्लेस पर ही आपके इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो रिवॉल्व करेंगे। जैसे मान लिया ये आपका न्यूक्लियस है, यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे और इलेक्ट्रॉन आपके न्यूक्लियस के चारों तरफ यहाँ पर चक्कर काटेंगे और ये इस वाले में भी चक्कर काटेंगे। मतलब ऑर्बिट्स में, और उन ऑर्बिट्स की जो एनर्जी होती है वो फिक्स होती है, NH/4 पाई होती है। वो एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन अगर ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो एनर्जी को रेडिएट नहीं कर पाएगा। और रदरफोर्ड इसी मॉडल को नहीं, इसी चीज़ को नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे, क्योंकि वो उनका कहना था कि अगर इलेक्ट्रॉन, वो इस चीज़ को नहीं प्रूव कर पाए थे कि अगर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आपका रिवॉल्व कर रहा है तो वो एनर्जी को रेडिएट करेगा और एक ऐसी कंडीशन आएगी जब पूरी की पूरी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, और उस केस में इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन फिर भी फिर भी आपका एटम रहता है, न्यूक्लियस रहता है। तो इसका मतलब उनकी जो ये हाइपोथेसिस थी, रदरफोर्ड का जो मॉडल था, वो गलत साबित हुआ। अब बोहर्स ने बताया, या बोहर्स ने ये बताया कि एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, जैसे मान लिया हमने इसको के लिया है L और ये आपका M, 1 2 3 ऐसे करके भी आप ले सकते हो। तो इन्होंने ये बताया कि देखो इलेक्ट्रॉन इन्हीं पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में ही क्या करता है? मूव करता है और एनर्जी को रेडिएट नहीं करता। पहला पॉइंट इनका ये था कि इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ पर्टिकुलर ऑर्बिट्स, और डिस्क्रीट ऑर्बिट भी बोल सकते हैं उनको, जिनमें वो आपका मूव करता है। और इलेक्ट्रॉन, दूसरा पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनी एनर्जी। इलेक्ट्रॉन किसी भी प्रकार की कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करता है। और इसीलिए क्या हुआ, अब एक बात यहाँ पर और आपको जाननी है न्यूट्रॉन के बारे में। देखो न्यूट्रॉन को तो मैंने आपको बता दिया कि न्यूट्रॉन आपका न्यूक्लियस के अंदर हुआ, लेकिन उस टाइम तक न्यूट्रॉन के बारे में डिस्कवरी नहीं हो पाई थी। और कैसे हुई होगी? आप सोचिए अपने दिमाग से, किस तरह से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई होगी। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी इस पॉइंट पे हुई कि एक्चुअल मास, जो किसी भी एटम का जो एक्चुअल मास था, रियल जो मास था, प्रोटॉन के मास से ज़्यादा था। तो अगर प्रोटॉन के मास से अगर पूरे एटम का मास अगर ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब कोई भी और भी पार्टिकल है जो कि आपका न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। तो प्रोटॉन, तो वहाँ पर उन्होंने उसी के मास के इक्वल, जितना प्रोटॉन का मास है उतना ही जरूर। और एक बात और भी है कि अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि न्यूक्लियस का पूरा चार्ज जो था पॉजिटिव था। ये फाइन चीज़ है। फाइन का मतलब बहुत बारीक चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, चूँकि आपको समझना है यहाँ पर कि अगर यहाँ पर न्यूक्लियस का चार्ज आपका पॉजिटिव आ रहा है, न्यूक्लियस में कैसा चार्ज, कैसा क्लाउड आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज का क्लाउड आ रहा है। तो इसका मतलब जरूर इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज ही होगा, उसी का इफेक्ट होगा। न्यूट्रॉन अगर मास अगर आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, तो जरूर कोई ना कोई पार्टिकल आपका प्रेजेंट होगा। लेकिन ये पर्टिकुलर ये चीज़ यहाँ पर फिक्स हो गई। क्या फिक्स हो गई? कि न्यूट्रॉन ही होना चाहिए, मतलब न्यूट्रल पार्टिकल ही आपका न्यूक्लियस के अंदर हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर ये आपका मान लिया न्यूट्रॉन आपका नेगेटिव चार्ज वाला होता तो इसके साथ अटैच होकर ये अपना न्यूट्रल हो जाता, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कहाँ से आता? एक बात। दूसरी बात, अगर ये पॉजिटिव होता तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो ये न्यूक्लियस के बाहर निकल जाते, कुछ भी हो सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि न्यूट्रल है और उसका मान लगभग प्रोटॉन के मास के इक्वल है।
तो इस तरह से न्यूट्रॉन के बारे में डिस्कवरी हुई। अब इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हम करते हैं ये चीज आप जान लीजिए। Configuration of electrons in various orbit। ठीक, ये बात मतलब अलग अलग ऑर्बिट में मैंने बता दिया भाई, ऑर्बिट होते हैं, पक्का है ऑर्बिट होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स उन्हीं में मूव करता है। इलेक्ट्रॉन्स आपका ऑर्बिट में मूव करता है, तो पर्टिकुलर है कि भाई ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इसका मतलब एक सिस्टम के तहत मूव कर रहा होगा कि ऐसे ही मूव कर रहा है कहीं पर भी पाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। तो एक सिस्टम ये है कि 2n² ऑर्बिट्स में 2n² के हिसाब से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मूव करते हैं। अब n क्या है यहाँ पर, ये आपका नेचुरल नंबर यहाँ पर पुट कर दो 1 2 3, तो इसमें आपको ये निकलता चला आएगा कि भाई कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिट में होते हैं। तो पहला वाला ऑर्बिट आपका n=1 है, तो अगर हम यहाँ पर 1 पुट करें तो 2n² मतलब 2, पहले वाले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 4 × 2 8 इलेक्ट्रॉन्स, और तीसरे में आपके 2 और ये आपको आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 18, और इसके बाद में 2 और 4 का स्क्वायर 16 2 क्या आ जाएगा आपका 32। इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आपके किसी भी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपके इस तरह से मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन इस तरह से 2n² के हिसाब से भरते हैं, ऐसा नहीं इलेक्ट्रॉन कैसे भी आपके फिल हो जाएंगे। अब यहाँ सपोज कर लेते हैं 2 एलिमेंट हमने ले लिए, एक तो हमने ले लिया मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को सभी जानते हैं, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है। मैग्नीशियम का 12 होता है। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इसके अकॉर्डिंग करेंगे, पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 8 और बाहर वाले में आपका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन हो बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने 2। जैसे अब बार बार हम एक चीज़ का इस्तेमाल करेंगे बैलेंस इलेक्ट्रॉन का, तो ध्यान रहे बैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यही इलेक्ट्रॉन्स आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी रिएक्शन के होने में, किसी भी रिएक्शन के अगर करने में, यही आपके बैलेंस इलेक्ट्रॉन ही क्या करते हैं, यही आपकी भूमिका निभाते हैं। किस तरह से आपकी बैलेंसी क्या होती है, बैलेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से आपके बैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में शो होते हैं। अब यहाँ पर हम आगे देखेंगे, अब यहाँ पर जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। अब एटॉमिक नंबर से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। नंबर ऑफ प्रोटॉन present in nucleus is known as atomic number. Atomic number is defined as number of proton present in the nucleus, और number of protons is equal to the number of electrons. जितने भी नंबर आपके प्रोटॉन के होंगे उतनी ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके उसमें प्रेजेंट होंगे, और इस तरीके से आपके इलेक्ट्रॉन्स उसमें जो होंगे वो फिल करेंगे। अब यहाँ पर क्लोरीन आपका 17 है, क्लोरीन कितना है 17, तो इस तरह से 2 8 7 17 आपके इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसमें। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें कितने 2 हैं। अब यहाँ पर हम वैलेंसी को डिफाइन कर ले जाएंगे कि वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी क्या होती है, इस चीज़ को यहाँ पर हम डिफाइन कर ले जाएंगे कि भाई वैलेंसी क्या है। तो देखो वैलेंसी क्या होती है कि हर एक एलिमेंट की एक टेंडेंसी होती है कि वो अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। अगर 8 इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नहीं होते हैं तो उस केस में वो जब किसी भी चीज़ के साथ में रिएक्ट करता है, वैसे भी आपको सभी को मालूम है कोई भी चीज़ फ्री स्टेट में नहीं पाई जाती है, वो किसी न किसी चीज़ के साथ में क्या होगी, कंबाइंड फॉर्म में होगी। और अगर वो कंबाइंड फॉर्म में है, अगर वो कंबाइंड फॉर्म में है किसी न किसी के साथ जुड़ी होगी, मान लिया यहाँ पर मैग्नीशियम आपको क्लोरीन के साथ में ऐड होता है, मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 हो जाएगी,
क्यों मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 होगी? ध्यान दीजिए, मैग्नीशियम की वैलेंसी इसलिए +2 होगी क्योंकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और हर एक एटम की एक टेंडेंसी होती है कि वो अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है। अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो 2 से 3 तक अगर इलेक्ट्रॉन है तो डोनेट कर देगा। अगर 4 से ज़्यादा हो रहे हैं, 5 हो रहे हैं, 6 हो रहे हैं, 7 हो रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? गेन कर लेगा, जिससे कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। और 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए अगर मैग्नीशियम आपका क्लोरीन के साथ में जुड़ गया तो देखो यहाँ पर क्या होगा, इसकी वैलेंसी आपकी 2 और ये इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्लोरीन आपका -1 और इस तरीके से इनकी क्रॉस वैलेंसी जो होती है वो रिप्रेजेंट हो जाती है। तो Mg जो होगा वो Cl2 के साथ में, इस तरह से आपका मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला जो होगा वो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा कि किस तरह से आपका मैग्नीशियम क्लोराइड आपका यहाँ पर फॉर्म होगा वैलेंसी के द्वारा।